सभी साथियों को नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज 14 मई है और 14 मई की करंट अफेयर से टॉप 13 क्वेश्चंस बनते हैं। तो सभी 13 क्वेश्चंस हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक एक करके हम इनकी डिटेल वाइज चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से इसे पीडीएफ के माध्यम से भी पढ़ सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, किसने दुनिया की पहली नर्सिंग रिपोर्ट 2020 जारी की है? तो 2020 की जो पहली नर्सिंग रिपोर्ट जारी की है वो WHO ने की है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। अभी हाल ही में 12 मई को नर्स डे मनाया गया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर इसे मनाया जाता है, जिसे लेडी विद द लैंप भी बोला जाता है, लेडी विद द लैंप। और इसकी जो थीम रही थी नर्स डे की, वो नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ रही थी, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स एंड द ग्लोबल नर्सिंग नाउ अभियान की साझेदारी में विकसित किया गया। इस रिपोर्ट को जो विकसित किया गया वो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स एंड द ग्लोबल नर्सिंग नाउ अभियान की साझेदारी में किया गया। IMF के बारे में देखते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो स्थापना हुई थी वो 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो वाशिंगटन DC में है। और WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। यूनेस्को की बात करें तो 4 नवंबर 1946 को इसका गठन हुआ और पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी और वाशिंगटन DC US में इसका मुख्यालय है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, जिसमें नर्सिंग रिपोर्ट 2020 जो जारी की है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने की है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, किस शहर में DRDO के विभाग डिफेंस फूड रिसर्च लैब द्वारा निर्मित सबसे नई मोबाइल टेस्टिंग लैब है? तो एक मोबाइल टेस्टिंग लैब को विकसित किया गया है DRDO के एक विभाग के द्वारा, जिसका नाम है डिफेंस फूड रिसर्च लैब। DFRL द्वारा एक मोबाइल टेस्टिंग लैब को विकसित किया गया है। और ये किस शहर में किया गया है, इसमें यह पूछा है। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, मैसूर में इसे विकसित किया गया है। इसके डिटेल में चर्चा करते हैं। मोबाइल प्रयोगशाला के साथ जिला एक दिन में 30% से अधिक नमूनों का प्रशिक्षण करने में सक्षम होगा। मोबाइल लैब जिसका नाम पर्क है। तो इस मोबाइल लैब का जो नाम है वो पर्क है, PARAK, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। और इसका जो मेन उद्देश्य होगा वो अपने डिस्ट्रिक्ट में 30% से ज़्यादा कोविड-19 के रोगियों को की जांच करने में सक्षम होगा। तो ये इसका मेन उद्देश्य है। मैसूर के बारे में देखते हैं। मैसूर आंगल प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1767 से लेकर के 1769 ईस्वी में हुआ था। और सेकंड युद्ध जो हुआ था वो 1782 में हुआ था, 1782 में हैदर अली की जिसमें मृत्यु हो गई थी। और तीसरा जो हुआ था 1789 से लेकर के 1792 के बीच में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था ये, जिसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। चौथे युद्ध की बात करें तो 1799 में आखिरी युद्ध था, ये टीपू की मृत्यु हो गई थी जिसमें 1799 ईस्वी में। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमने पढ़ा मोबाइल टेस्टिंग लैब किसने विकसित की है। तो किस शहर में विकसित की है, वो मैसूर शहर में विकसित किया गया है। और ये किसने की है, DRDO का एक विभाग है जिसका नाम है डिफेंस रिसर्च लैब। तो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक डैश भारत के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने जनता को संबोधित किया, उसके दौरान 20 लाख करोड़ रुपए का एक आर्थिक पैकेज घोषणा की है। तो उस आर्थिक पैकेज को क्या नाम दिया गया है नरेंद्र मोदी जी द्वारा? तो ये आत्मनिर्भर, इसका आंसर होगा बी, आत्मनिर्भर भारत, इस पैकेज को नाम दिया गया है। और यह पैकेज भारत के GDP के लगभग 10% के आसपास है। और उन्होंने यह भी कहा कि लॉकडाउन 4 एक विशेष होगा, यानी एक अलग होगा, और उसमें नए नियम होंगे। जो 3 लॉकडाउन हुए हैं उससे कुछ अलग ही होगा और इसमें कुछ अलग ही नियम होंगे। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, किस देश ने USA के खिलाफ 2-2 के ड्रा के बाद FIDECHESS.com ऑनलाइन नेशन कप जीता? तो ऑनलाइन नेशन कप जीता है, 2-2 के मुकाबले में ड्रॉ रहा ये मैच। और इसे किसने जीता? तो चीन ने इस मुकाबले को जीता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। चीन ने $48,000, अमेरिका ने $36,000 और अन्य ने $24,000 प्राप्त किए। और भारत रूस से 1.5 से 2.5 से हार गया और 5वें स्थान पर रहा।
भारत का जो स्थान रहा वो 5वें स्थान पर रहा, रूस से हार गया था। 1.5 और 2.5 का ये मुकाबला था भारत और रूस के बीच में, और जो फर्स्ट पोजीशन पे था वो चीन था। $48,000 के साथ चीन ने इस नेशन कप को जीता। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना को कितने साल पूरे हो गए हैं? तो अटल पेंशन योजना की बात हो रही है, जिसे 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लागू किया गया था। तो इसे अभी 5 साल हो गए हैं। 2015 में ये लागू की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 मई 2015 को लॉन्च की गई एपीवाई का उद्देश्य विशेष रूप से असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों और वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करना है। तो जो श्रमिक हैं, वृद्धावस्था में जो लोग हैं, उनकी आय को सुरक्षित रखने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इन 5 वर्षों में एपीवाई योजना के तहत कुल 2,23,54,028 नामांकन थे। एपीवाई को बैंक खाते वाले 18 से 40 वर्ष के किसी भी आयु के भारतीय नागरिक द्वारा शुरू किया जा सकता है। तो ये था एपीवाई के बारे में, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में शुरुआत की थी इसकी। इसे अभी हाल ही में 9 मई को 5 साल पूरे हो गए हैं। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। किसे राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुशासनात्मक पैनल में फिर से शामिल किया गया है? तो अनुशासनात्मक पैनल में फिर से शामिल किया गया है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने, वो अखिल कुमार को किया गया है। अखिल कुमार इसका आंसर होगा। अखिल कुमार के बारे में देखते हैं डिटेल में। पूर्व राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण विजेता मुक्केबाज अखिल कुमार को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल किया गया है। तो अखिल कुमार एक मुक्केबाज हैं, तो इन्हें एक अनुशासन पैनल में फिर से शामिल कर लिया गया है, और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था राष्ट्रमंडल खेलों में। और ये हरियाणा पुलिस में गुड़गांव में एसीपी के पद पर कार्य करते हैं। पहले 2017 से 2019 तक पैनल में थे। तो ये था, राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी ने इसे अनुशासनात्मक पैनल में रखा गया है अखिल कुमार को। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। किस मंत्रालय ने चैंपियन पोर्टल www.champions.gov.in लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में एक चैंपियंस नाम से पोर्टल लॉन्च किया है, तो वो किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसकी जो फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। इस मंत्रालय को जो लागू किया गया था वो 2006 में किया गया था, 2005 के अधिनियम के तहत, और ये जो पारित हुआ था 2005 में राष्ट्रपति द्वारा पारित किया गया था। इसकी जो फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मंत्रालय। ये इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। चैंपियंस का जो मेन उद्देश्य होगा इसके बारे में बता देता हूं। जो कोविड-19 के रोगी हैं उनकी निगरानी के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसका जो अर्थ है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। आप इसे देख लीजिएगा, चैंपियंस की फुल फॉर्म है ये, और इसे केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। किसने एसएचएम एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित भारत बांग्लादेश आभासी सम्मेलन को संबोधित किया? तो अभी हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच एक आभासी सम्मेलन हुआ है, उसमें भारत की तरफ से किसने संबोधित किया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस सम्मेलन को संबोधित किया है भारत की तरफ से। इसमें वाणिज्यिक मंत्री बांग्लादेश टीपू मुंशी, बांग्लादेश के जो टीपू मुंशी हैं वो वाणिज्यिक मंत्री इसमें शामिल थे। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड सांगपा और बांग्लादेश के सुश्री रीवा गांगुली दास उच्चायुक्त शामिल थे। तो ये सब जन इस सम्मेलन में शामिल थे, और भारत की तरफ से जो संबोधित किया था इस सम्मेलन को वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया था। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। दुनिया भर के अन्य प्रमुख शहरों की तुलना में मुंबई में इंटरनेट की गति कितने प्रतिशत धीमी बनी हुई है? तो दुनिया के जितने बड़े बड़े शहर हैं उनके मुकाबले में मुंबई की जो इंटरनेट की स्पीड है वो उनके मुकाबले कितने प्रतिशत कम बनी हुई है, यानी स्पीड बहुत कम चल रही है। तो इसका आंसर जो होगा वो 85 होगा। 85% ये कम बनी हुई है। मुंबई में अन्य बड़े वैश्विक शहरों जैसे न्यूयॉर्क, पेरिस, सैन फ्रांसिस्को, सिएटल, शंघाई और वुहान के मुकाबले डाउनलोड की गति औसतन 85% धीमी बनी रही है। यह डेटा ओकला के साथ साझेदारी में यूबीएस एविडेंस लैब द्वारा बताया गया। तो ये डेटा जो बताया गया यूबीएस एविडेंस लैब द्वारा बताया गया, जो कि मुंबई में 85% की स्पीड से, यानी स्पीड कमी देखी गई है 85% की। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा।
कौन सा देश 2021 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन करेगा? तो महिला विश्व कप का जो आयोजन करेगा फीफा अंडर 17 का, तो वो भारत देश करेगा। भारत देश में ये गेम होने हैं आगे 2021 में। 2020 में होने थे, कोरोना महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया है। भारत में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 17 फरवरी से 7 मार्च 2021 को पुनर्निर्धारित किया गया है। तो भारत देश इसकी मेज़बानी करेगा फीफा अंडर 17 की जो महिला विश्व कप होगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, फियर ऑफ गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फियर ऑफ गॉड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर जो होगा वो बोमदेवरा साईं चंद्रवदन होगा। बोमदेवरा साईं चंद्रवदन ने फियर ऑफ गॉड नामक पुस्तक लिखी है। वधान, जिसका असली नाम बोमदेवरा साईं चंद्रवदन का कहना है कि यह पुस्तक न्याय वितरण के चरम रूप का उपयोग करते हुए कानून को लागू करने के बारे में है। तो कानून और न्याय के बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है। तो ये बोमदेवरा चंद्रवदन द्वारा लिखी गई है। इनकी जो पहली दो रचनाएं हैं वो अग्निपुत्र वेन अग्नि फर्स्ट स्पोक और शत्रु के बाद वधान का तीसरा उपन्यास है। तो ये इनका तीसरा उपन्यास है। पहला था अग्निपुत्र वेन अग्नि फर्स्ट स्पोक और शत्रु, और तीसरा जो है अभी फियर ऑफ गॉड इन्होंने लिखा है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, निम्न में से कौन से चयनित जिलों में जनसंख्या आधारित सीरो सर्वेक्षण शुरू करने जा रहे हैं? तो अभी हाल ही में एक सर्वेक्षण शुरू होगा जिसका नाम सीरो सर्वेक्षण होगा। वो सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में होगा, जो चयनित जिले हैं उनमें होगा ये सर्वेक्षण। इस क्वेश्चन में पूछा गया है किसने इसको शुरू किया? तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल, इन दोनों ने संयुक्त रूप से इसे शुरू किया गया है। और इसके बारे में देखते हैं। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य जिला स्तर पर कोविड-19 संक्रमण के प्रसार की प्रवृत्ति को निगरानी में रखना है। जो कोविड-19 से ग्रस्त जो लोग हैं उनको निगरानी में रखना, इसका जो मेन उद्देश्य होगा सीरो सर्वेक्षण का। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2020 जीता है? तो स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2020 का जो जीता है, जो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में जिसे नामित किया गया है, वो बेंगलुरु का एक हवाई अड्डा है जिसे कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने स्काई ट्रैक्स 2020 अवार्ड जीता है। और 2020 के विश्व हवाई अड्डे के पुरस्कारों में 4 साल में तीसरी बार ग्राहकों द्वारा भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में इसे चुना गया है। तो इसे चुना गया है कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेंगलुरु में है ये भारत के। तो ये थे हमारे 13 क्वेश्चंस। अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ डे की। क्वेश्चन नंबर आपके लिए क्वेश्चन है एक, आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, किसने तमिलनाडु राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को 2 करोड़ रुपए का योगदान देने का फैसला किया है? तो तमिलनाडु राज्य को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को 2 करोड़ रुपए का योगदान देने का फैसला किया है। तो वो किसने किया है? एप्पल, सोनी, सैमसंग और माइक्रोसॉफ्ट। ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने हैं। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो ये थे 13 क्वेश्चन 14 मई की करंट अफेयर से। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में 15 मई की करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।